नमस्कार, मैं सूरज भान और आप देख रहे हैं पिनाका टाइम्स। स्पेशल बात कहें आज, स्पेशल इसलिए भी कहेंगे क्योंकि अगर हम पिछले लगभग एक सप्ताह की बात करें तो नेहरू कॉलोनी में लगातार तोड़फोड़ हो रही है। शुरुआती दौर पे दोनों धार्मिक स्थल तोड़ दिए गए, दोनों समुदाय के थे वो। उसके साथ साथ जो फ्रंट का 50 फीट का लगभग एरिया है वो पूरा का पूरा साफ कर दिया गया है। मस्जिद चौक से लेकर अगर हम बात करें 3 नंबर पुलिया तक की, और थोड़ा सा पीछे का हिस्सा भी तोड़ा गया। कल छिटपुट थोड़ा पथराव भी हुआ, जाहिर सी बात है लोग विरोध करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल आज जो रूबरू आए हैं, एक शख्सियत है विजय प्रताप, अपने आप में जाना पहचाना चेहरा फैजाबाद के अंदर। लगभग 1952 से इनका परिवार राजनीति में ही चला आ रहा है। पिताजी कई बार विधायक रहे, हरियाणा सरकार में मंत्री रहे। उनसे जानेंगे क्योंकि अगर इस शहर की बात करें तो कांग्रेस का अगर नाम लेते हैं तो विजय प्रताप के नाम के बगैर कांग्रेस अधूरी मानी जाती है इस शहर की अगर हम बात करते हैं। विजय जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। मेरे सवाल सीधे और स्पष्ट रहते हैं, लोग उन्हें कड़वा कहते हैं, पर अच्छा सवाल नहीं होते। पहला सवाल मैं आपसे कहूंगा, आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी सबसे पहले इसमें कि जो नेहरू कॉलोनी तोड़ी गई है? देखिए, मैं उस दिन भी गया था जिस दिन 3 नंबर में शिव मंदिर तोड़ा गया रात के 2 बजे, और रात को ही ये मस्जिद तोड़ी गई। ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी गई, लोगों का रूट बदल दिया गया, नाकेबंदी कर दी। मैं बाहर था, 4 बजे पहुंचा तो मैं दोनों जगह गया, और मैंने तब भी कहा कि भाई ये जो तरीका है सरकार का, ये बिल्कुल निंदनीय है। इस तरह चोरों की तरह अगर सरकार काम करेगी तो फिर क्या डेमोक्रेसी? अगर सरकार अपने लोगों के साथ संवाद नहीं कर सकती, सामाजिक संगठनों से बात नहीं कर सकती, चाहे वो किसी मत के हो, तो फिर सरकार और उसका क्या तालमेल? फिर डेमोक्रेसी थोड़ी है, तानाशाही। आपको सामाजिक संगठनों से बात करनी थी, मंदिर वालों से भी और मस्जिद से, कि भाई डेवलपमेंट प्लान इस शहर का बन रहा है, उसमें ये चीजें हमारे आड़े आ रही है, तो हम वैकल्पिक व्यवस्था करके देते हैं। हिंदुस्तान में कौन से ज्यादा 80% ऐसे मंदिर होंगे हिंदुस्तान में जो सरकारी जगह में, या तो सरकार उनको अलॉट करती है या वो सरकारी जगह में बने हुए हैं। तो धार्मिक स्थल ज्यादातर ऐसे हैं, लेकिन अगर वो विकास के रास्ते में आ रहे हैं तो उनको शिफ्ट करने की प्रक्रिया है, उसको फॉलो क्यों नहीं किया गया? मेरा यही मानना है। आपका ये कहना है कि अगर ये कार्रवाई करनी भी थी तो रात के अंधेरे में नहीं करनी चाहिए, और संवाद करके उनसे विचार विमर्श करके। लेकिन वहीं ये बात भी निकल के आती है कि अगर विचार विमर्श संवाद में जाते हैं तो कई बार लोग उग्र हो जाते हैं, नहीं मानते। नहीं, देखो, उग्रता एक तो एक प्रवृत्ति है जी। उग्र तो आदमी बाद में भी हो सकता है, मौके के पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। अब आपने देखा कोई लोग उग्र हुए, कोई विपक्ष उग्र हुआ। हमने केवल ये कहा कि देखिए, अगर डेवलपमेंट प्लान आपके पास है तो आप दिखाइए। आप जिस डीपीआर रिपोर्ट की बात करते हैं कि भाई यहाँ से हमारा एलिवेटेड आना है, मेट्रो आनी है, अभी तो उसकी सिर्फ घोषणा मात्र हुई है, कोई बजट अप्रूव नहीं हुआ, आया नहीं, डीपीआर रिपोर्ट नहीं आई है, और फिर केवल इतने से ही पैच में काम होना है, आगे और पीछे नहीं होना है। जो सरकार की मंशा पे शक हुई है कि कितना लंबा स्ट्रेच जाना है, और आपने बीच में लिया, कोने से नहीं लिया, और छोटा सा पैच लिया, ठीक है, उसमें मंदिर और मस्जिद को तोड़ा। एक और शिव मंदिर है पुलिया पे, उसे तोड़ने की बात कर रही है, और 40 फुट से हटा रहे हैं। भाई आप ये 17 नंबर चुंगी से लेकर यूं, फिर 3 नंबर पुलिया से यूं, और ये जो चौक है, जो शमशान घाट और मस्जिद वाला चौक, उससे इधर आप इसको ही ले रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। इसका मतलब आपकी जो टारगेटेड एरिया है, और इधर आगे आपने शिव मंदिर लिया है 3 नंबर का, तो आपका जो टारगेटेड एरिया है वो स्पेसिफिक है, वो आपने जानबूझ के तय किया है। या तो आपका कोई अपना लालच है, कोई अपना बिजनेस कर रहे हो आप, या स्पेशल कम्युनिटी के खिलाफ हो, या नेहरू कॉलोनी में गरीब रहते हैं, आप गरीबों के खिलाफ। कांग्रेस का इतना लंबे समय शासन रहा, हमने कभी भी लोगों को उजाड़ा नहीं, ना किसी धार्मिक स्थल को, ना किसी के मकान को, दुकान को, और जब भी हटाए उनको वैकल्पिक जगह दी। 10,000 मकान हमारे शासन में, चौधरी महेंद्र प्रताप जी जब मंत्री थे, पहले भजन लाल जी मुख्यमंत्री थे और बाद में भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री। उन दोनों टेन्योर में हमारे पिताजी कैबिनेट मंत्री थे, और उनके प्रयासों से 10,000 मकान अलॉट। तो क्या ये सरकार नहीं कर सकती? और फिर सरकार किसके लिए? लोगों के लिए। ये पैसा इन नेताओं का अपना है क्या? लोगों से ही आता है। डेमोक्रेसी इसलिए बनी कि भाई सरकार टैक्स ले और लोगों को समान रूप से डेवलपमेंट करे। लेकिन आपके इसी जवाब में जो आपका विपक्ष है, भारतीय जनता पार्टी, मूल रूप से विपक्ष तो हमें, वो तो पक्ष है फिलहाल, अविपक्ष है, लेकिन आपके लिए तो विपक्षी है जी, वो इसी बात को ये टारगेट कर रहे हैं कि जो इंक्रोचमेंट हुई
सरकारी जमीनों को जो लूटा गया या बसाया गया या इलीगल बसाया गया, कांग्रेस ने वोट बैंक की लालच में करा। चाहे वो जवाई कॉलोनी हो, चाहे आपकी नेहरू कॉलोनी हो, चाहे आपकी राहुल कॉलोनी हो, चाहे आदर्श कॉलोनी हो। क्योंकि मेरी स्पष्ट बात हुई है इस मामले में, मौजूदा विधायक से भी बात हुई, सरकारी अधिकारियों से बात हुई। उन्होंने साफ तौर पे आरोप लगाया कि इन्होंने अपने वोट बैंक के लालच में सरकारी जमीनों को बसवा दिया और अपने ही, मैं गुर्गे नहीं कहूंगा, बेकार शब्द है, अपने समर्थकों द्वारा सरकारी जमीन की बंदरबाट की। ये आरोप भी आप पे सीधे सीधे लग रहे हैं, आपके ही परिवार पे, किसी और पे नहीं। देखो मैं एक बात कहता हूँ सबसे पहले कि ये कह रहे हैं कि लूटा गया, सरकारी खजाने को, सरकारी जमीन को लूटा गया। तो जब से हम राजनीति में आए, हमारी पुश्तैनी जायदाद देख ले, राज की देख ले, कमी निकलेगी, ज्यादा नहीं। और इनकी 12 साल में ग्रोथ 1200 गुना हो गई है। तो ये लूट के लिए तो मैं कह रहा हूं कि भाई मैं, मेरे से ज्यादा इस मुद्दे पे ना आओ, और आना चाहते तो प्रेस में आओ और सीधे सीधे बहस करते। ये 12 साल में 1200 गुना हो गई। ये लूट की बात ना सिखाई हम, जो है ना, जिनके खुद के दामन जो है ना दागदार हैं, वो दूसरों पे दाग न उछाले। फिल्म का एक डायलॉग याद होगा आपको, जिनके घर शीशे के, दूसरों के घर पत्थर नहीं उछाला। मैं विधायक के लिए भी कह रहा हूँ, मैं मंत्री के लिए भी कह रहा हूँ, मैं एमपी के लिए भी कह रहा हूँ, मैं इससे ज्यादा नहीं बोलना चाहता। और अगर ज्यादा बुलवाना चाहते हैं तो मैं ज्यादा के लिए तैयार हूँ। दूसरी बात, पूरे देश में मुंबई से ले जाओ, सभी बड़े शहरों में, क्योंकि नया नया है ना, इसको ज्ञान नहीं है। वो कहीं भी शहरों में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो बाहर से लोग आए। उस समय सरकारें उदार थी, सरकारों को उस समय जरूरत थी कि भाई किसी तरह से गरीबी से हम बाहर निकले, देश इंडस्ट्रियलाइजेशन हो और लोग आए। तो जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, लोग बाहर से आए और इतनी तेजी से आए जैसे बांध टूट जाता है, इस तो सरकार व्यवस्था नहीं कर पाती। उसकी उम्मीद नहीं थी, फैक्ट्री लगते ही लेबर आ गई, जो काम करने वाले लोग हैं, और उन्होंने बसना शुरू कर दिया। तो ज्यादा गरीब लोग सरकारी जगह में बस गए, और वो पूरे हिंदुस्तान में हुआ है, जहां जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। ये 12 साल से सो रहे थे क्या? अब सुन लीजिए, ये जिस बात को करते हैं, क्योंकि ये एक पार्टी के तो आदमी है नहीं, कभी ये इनेलो में रहे हैं, कभी ये बीजेपी में रहे हैं, कभी कांग्रेस में भी रहे हैं, समर्थन भी देते रहे हैं। बीजेपी में रह के भी कांग्रेस से इनकी साठगांठ रही है, क्या जानता नहीं मैं किस बात को, अपने काम ये खूब कराते रहे। लेकिन ये देखें 82 से लेकर और आज क्या है 2026, कितने साल हो गए? 18 और 26, 44 साल हो गए। 44 साल में कितने साल तो ये लोग रहे? 82 से 87 बीजेपी और लोकदल की सरकार रही जी, ठीक है जी, 5 साल तो ये रहेगी। 96 से 2005 बंसीलाल जी के साथ बीजेपी रही और इनेलो के साथ रही, तो 9 साल ये हो गए, 9 और 5 14, ठीक है जी। और 12 साल अब हो गए 26 साल तो ये है 44 में से, ज्यादा टाइम तो ये है। गणित आता नहीं है, लोगों को भ्रमित करते हैं। हम तो 18 साल रहे हैं, ये 26 साल रहे हैं, 18 भी कह रहे हैं, हम तो 15 साल रहे हैं। हाँ, उल्टा 15 मान के। तो ये कहने का तात्पर्य है भाई साहब कि इनको सिर्फ आंकड़ों में भरमाना है, जवाबदेही तो इनकी बनती है। हम ये कहते हैं कि गरीब आदमी को हमें उजाड़ना नहीं है। क्यों 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे मोदी? इसलिए दे रहे हैं कि देश गरीब है। कह रहे ना मैं मकान दूंगा गरीबों को, गरीबों को उजाड़ूंगा नहीं, उनको मकान दूंगा। अरे भाई, जब गरीब आदमी बस ही रहा है झुग्गी में, उसका मजाक उड़ा रहे हो? तुम बच जाओ ना झुग्गी में जाके। मैं देता हूं विधायक को और मंत्री को पैसे, मैं इन्हें 1-1 करोड़ रुपए देता हूं इनके खाते में, ये जाके झुग्गी में बस जाए फ्री में। मैं चैलेंज करता हूं, ये रह के दिखा दे वहां उस माहौल में। वहां नरक में जीना पड़ता लोगों को, लेकिन मजबूरी है भाई, सब लोग जीते, उसका भी मजाक उड़ा रहे। भाई आप ये कहो भी हम वैकल्पिक व्यवस्था, बजाय उनके जीवन स्तर को सुधारने के, बजाय उनको अवसर देने के, इन क्लस्टर्स को अच्छा बनाने के, मानवीय बनाने के, एनवायरमेंटल फ्रेंडली बनाने के, इस पे तो इनका जोर है नहीं। इन तरह के आरोप लगाते। हमने कहा कि भाई डेवलपमेंट के लिए अगर जरूरत है तो संवाद कीजिए, विपक्ष भी साथ देगा, जनता भी साथ दे रही है। आखिर चोरों की तरह काम क्यों कर रहे हो? अब जब मेरी इस विषय में बात हुई तो मैंने स्पष्ट सवालात किए थे विधायक से भी। मैंने कहा कि आपने ये कहा है कि 50 फुट ये, उसके बाद 150 फुट ये और 50 फुट आगे 200 फुट आप ले लें।
गैर मुमकिन पहाड़ है, अलॉटेड ये हो नहीं सकता, ये भी जानते हैं और आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। गैर मुमकिन पहाड़ हो तो सरकार जल्दी अलॉट नहीं करेगी, काफी बाधाएं आएंगी। माना कि कॉलोनी को अगर नियमित करने की नहीं, फिर गैर मुमकिन पहाड़ में डेवलपमेंट भी क्या हो सकती है जो ये खाली करा रहा है? एग्जैक्टली यही सवाल भी उठता है। खाली क्या, मतलब 30-40 फुट तो समझ में आती है। हाँ। वो भी अभी नहीं, अभी कोई डीपीआर नहीं बनी जी। है। अभी कमिश्नर हमें दिखा दे, मैं कमिश्नर को फोन करूंगा, उनसे टाइम लूंगा, हमारा डेलीगेशन जाएगा जी जी मिलने। मेरी बात हुई है जिलाध्यक्ष से हुई, प्रदेश अध्यक्ष से हुई है, बड़े नेताओं से, जी दीपेंद्र हुड्डा जी से भी है, वो भी आने को कह रहे थे। मैंने उनको कहा अभी रुक जाइए आप, मैं पहले इसकी स्टडी कर लूँ। हम कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहते जो केवल राजनीति से प्रेरित हो, जनहित की बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि सरकार कोई सही काम करती है तो हम उसको अप्रिशिएट करेंगे, गलत करती है तो हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। लेकिन जो मैंने इंटरनली अपनी जानकारी हासिल करी, चाहे वो गुप्तचर विभाग से करी हो या वहाँ के लोकल लोगों से हासिल करी, उस एरिया में पर्टिकुलर मैंने जो व्यक्तिगत तौर पर ये देखा है कि वहाँ पर लगभग 60% तो वो लोग हैं जो रेंट पर हैं, 60% रेंट पर हैं, 10% हम उसमें कर देते हैं कि छोटे कारखाने हैं या दुकानें लगी हुई हैं, 5-7 एल्यूमिनियम गिराने की फैक्ट्रियां अंदर। मैं खुद देख के आया हूँ, मैं वो बात नहीं करूंगा जो हवा हवाई। नहीं, मैं मान रहा हूँ इस ठीक है, बात को, लोग गुजारा करने के लिए और जो फ्रंट की जो रो है उसमें वो लगभग, और उसमें जो एक्चुअल परचेजर है, जो कंपनियों में नौकरी कर रहा है, जो रेडी खोमचे चला रहा है, वो तो रेंट पर रह रहा है। और रेंट पर एक एक आदमी के 4 नाम तो मुझे कंठस्थ है जिनके वहां पे कम से कम 50-50, 60-60 मकान है। तो उनका ये कहना है कि हम उन भूमाफियाओं को ऊपर बुलडोजर चलाएंगे जिन्होंने सरकारी जमीन को किराए पर देकर धंधा बना रखा है। भाई साहब, मैं ये कह रहा हूँ, आखिरकार कौन इफेक्ट होगा? महंगाई बढ़ती है तो ग्राहक ही एंड यूजर है ना। हाँ, एंड यूजर तो ग्राहक ही है, ठीक है ना, बिल्कुल उसी से पैसा वसूला जाता है। तो एंड यूजर रहने वाला है, चाहे वो किराए पे चाहे कैसे भी, बेघर होगा वो होगा। किसी व्यक्ति के 5 मकान कब्जा रखे, सब उस किराए पे दे रखे, तो उसकी ये व्यवस्था होगी, वहां रहते रहते वो धीरे धीरे, क्योंकि वहाँ 50-60 हजार में, 70 हजार में मकान खरीद लेते, कब्जा खरीद, लाख डेढ़ कब्जा लेते, सच्चाई है, लोग कब्जा लेते हैं, कब्जा लेके उसे 2,000 रुपये किराए पे चढ़ा देते हैं। और ये उचित तो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई एक आदमी यहाँ 10-10, 20-20 करोड़ ले रहा हो, 50,000 लाख रुपए इतने में कब्जा लेता है और आगे चढ़ा देता है। तो वो भी कभी गरीब, और जो लेने वाला वो महागरीब। सुनो, तो जितना भी ये खेल चल रहा है गरीब और महागरीब के बीच में चल रहा है। अगर आपने महागरीब का लाभ करना है तो उजाड़ो मत, आप कह दो कि जिसका पोजीशन है, जैसे सर छोटू राम ने किया था। हाँ। खाता ना भाई, और सब जो काश्तकार है वही मालिक है, ऐसा ही है ना। हाँ। और जो ये आया था जमींदारी सिस्टम एबॉलिश हुआ, तो ये भी क्या था कि जो काश्त कर रहा है किसान, उसकी जमीन कर दी। तो आप कह दो कि भाई ठीक है, रेंट नहीं होगा, इसकी सर्वे कराओ ना। आप तोड़ने से क्या साबित करना चाह रहे हो? इसका मतलब आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट है। मतलब आप इस चीज को तो मानते हैं कि जो लोग सरकारी जमीन को ग्रैब करके उसका रेंट लेते हैं वो तो गलत है? देखिए, गवर्नमेंट की जमीन को, गवर्नमेंट की लैंड है, मजबूरी में लोगों ने वहां अपना आशियाना बनाया। मैंने जैसे भी कहा कि किसी आदमी के पास पैसे हो वो वहां नहीं रहेगा। और इस सरकार ने तो वहां मूलभूत सुविधाएं भी देनी बंद कर दी। यही तो हमने अपने समय में मूलभूत सुविधाएं दी, प्राइमरी स्कूल दिया। आप देखिए 91 से 96 आप किसी स्लम में जाइए, प्राइमरी स्कूल तक दिए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर दिए, और उस समय पानी वाटर लेवल ऊपर था, हैंडपंप लगाए, ईंटों के खरंजे लगाए, ठीक है, सुलभ शौचालय हमने दिए। ये तो मूलभूत सुविधाएं भी नहीं दे रहे हैं। ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि आपने ऐसे दिया कि आपका वोट बैंक था। यार वोट बैंक, अच्छा ये वोट बैंक अब 3 बार से बीजेपी को जिता रहा है, तो भी हमें इसके लिए तकलीफ क्यों है? कोई इंसानियत होती है, हर आदमी में वोट देखे। हमें इस बात की दर्द है भाई, वोटर तो किसी के साथ भी जा सकता है, ये उसका इंडिविजुअल निर्णय है। अगर वो मेरे साथ नहीं है, आपके साथ है, तो उसका इंडिविजुअल निर्णय है। अगर आप अच्छा करेंगे तो उनको फायदा होगा, आप बुरा करेंगे तो उनके निर्णय का नुकसान है। ये तो निर्णय जनता का है, ये बापौती थोड़ी है, आज मैं हूं कल आप है परसों कोई और हो। ये बापौती है क्या? तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं, एंड यूजर को आप लाभ दे दो। आप कह दो कि मैं भी इस हक में हूं कि सरकारी जमीन पे कब्जे के बाद कोई किराया नहीं लेगा, जो लेगा उसकी लिस्ट बनाओ और एंड यूजर को फ्री करा दो उससे। आपके बार बार कहते हो नशाखोर, तो नशाखोरों को पकड़ो और उठा लो वहां से। हाँ, पूरी कॉलोनी नशाखोर है क्या? ये कोई तरीका थोड़ी है। लेकिन एक ह्यूमन नेचर है, जैसा कि मैंने अपनी लाइफ में भी कहा था एक बात को, कि इंसान जब कोई चीज पैसे खर्च करके काम करता है, उसके ठीक सामने, मैं उसी रोड की बात कर रहा हूँ एग्जैक्टली, अगर हम उस डिवाइडिंग रोड की बात करें तो जो राइट साइड का हिस्सा है, यानी अगर हम 3 नंबर पुलिया से मस्जिद चौक की तरफ चलते हैं तो राइट साइड वाले
पे लगभग 3 लाख रुपए गज आज का रेट है, ब्लैक में, व्हाइट में नहीं, ये तो है मार्केट में खुला है। वो कहता है वहां का यूजर कि हमने तो 3 करोड़ रुपए भी लगा दिए, 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी, सामने सिर्फ 40 लाख रुपए लगा के एक कब्जाधारी आया, उसने कब्जा किया, शोरूम बनाया, मेदवान की भद पिट गई। नहीं सुनो, तो शोरूम कैसे बैलेंस करेंगे? शोरूम कौन बनवा रहा है? सरकार बनवा रही है। इंक्रोचमेंट तो इंक्रोचमेंट। कब्जाधारी हमारे टाइम में देखिए, हमने वो कहा, हमारे टाइम में क्या था कि लोग एक छोटा सा झुग्गी बनाते थे, कच्चा मकान या पक्का, और एक छोटी सी दुकान जीवन यापन के लिए। कोई शोरूम हमारे टाइम में नहीं बने, सब शोरूम इनके टाइम में बने। जो ये स्लम में शोरूम बनाने की बात हो रही है, ये इनके टाइम में बने, हमारे टाइम में नहीं। आप दिखा दीजिए, ये सेटिंग भी यही करते हैं। और रही बात दूसरी, देखिए ये काल चक्र है भाई साहब जी। जब देश आजाद हुआ, ठीक है जी, उसके बाद ये फरीदाबाद इंडस्ट्रियल टाउन पंडित नेहरू ने डिक्लेयर किया, हरियाणा का क्या एशिया का मानचेस्टर बनाया है। और जब लोग हमारे भाई ये बाहर से आए विस्थापित होकर, आप मेरे से ज्यादा आप जानते हो, आप यहीं पैदा हुए हो, सूरज भांजी 77-78 में जन्म होगा, आप यहीं पैदा हुए। तो उस समय मेरे दादाजी यहाँ के मुख्य आदमी थे, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन भी थे, बाद में चेयरमैन बने। और मीटिंग में डिप्टी कमिश्नर ने शुरू में जगह चिन्हित की, जब गुड़गांव होता था, पंजाब बिल्कुल पंजाब था राज्य, और गुड़गांव जिला था, यहाँ से लेकर रेवाड़ी तक पंजाब गुड़गांव था पूरा। उसके मेरे दादाजी पहले चेयरमैन भी रहे, पंडित नेहरू का कार्यक्रम भी उन्होंने किया। उस मीटिंग में दादाजी ने तो पहले बसाने की जगह बसाई की थी महात्पुर के आसपास। तो हमारे दादा ने कहा था कि भाई इनको यमुना में क्यों बसा रहे हो, ये तो बाढ़ का एरिया है। 91 में बांध बना, जब मेरे फादर मिनिस्टर बने, यमुना पे धीरे धीरे बांध बनने तब 91 के बाद फिर पानी की, अभी भी ज्यादा हो जाता तो पानी आ जाता नचौली तक, पानी आ जाता, तब खेड़ी पुल तक पानी आ जाता, कि ये एरिया बसने के लिए ठीक नहीं है, ये एरिया ठीक है। तो यहाँ 2 गांव थे, मनियारो गांव था, तो दादाजी का इनको उठवाने की जिम्मेदारी मेरी है। उन्होंने बातचीत करके इसको गांव को शिफ्ट कराया, और ये टाउन बसा, और बहुत शानदार तरीके से बसा। हाँ, उस समय भी भाई आप देखिए ना, उस समय सरकार ने इनसे मतलब 200, 400, 500 रुपए, वो भी किस्तें 5 रुपए 10 रुपए महीना, इतना ही पैसा सरकार मानवीय दृष्टिकोण किया। आज ही तो ये 3 लाख हुआ है भाई, उस समय तो ये यहाँ भी हालत यही थी ना, किस्तों में लिया जाए। हाँ, तो यही सुनो, आज सामने जो लोग रह रहे हैं उनकी हालत भी अच्छी नहीं है। अगर आपको लगता है तो किस्तों में ले लो उनसे। दूसरी बात, पहाड़ है गैर मुमकिन, कोई प्रॉब्लम आती है तो जगह शिफ्ट करके ले लो उनसे किस्त। मैं कब कह रहा हूं कि आप ये कार्य ना करें, लेकिन आपने किया कब है? 82 से लेकर और 26 हो गया है भाई साहब, 44 साल में से 44 साल में से 26-27 साल इनकी सरकार है, और अभी 3 और चलेगी। तो 45 साल में 30 साल ये हैं, 2/3 में बीजेपी और बीजेपी के अलाइज। और इनकी भाषा देखो, खुद को अकल नहीं, दूसरों को अकल सिखा रहे। अच्छा, तो आप मतलब आपको गणित, इनको गणित नहीं मालूम। तो आप बीच में कहा आपने कि मैं डेलीगेशन हम देंगे, तो उसमें क्या आपको लगता है कि ये जो तोड़फोड़ है, क्योंकि जो मेरे पास इनपुट आ रही है 100% तो नहीं आ रही, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत आती है, सोर्सेस हमारे हैं, ये आ रहा है कि ये डेमोलिशन कार्रवाई जारी रहेगी। ये पिक एंड चूज कर रहा है। अच्छा, और 40 फुट के बाद अगर डेमोलिशन कार्रवाई हुई तो प्रशासन की ईंट से ईंट हिला देंगे। मैं देखता हूँ कौन करता, मैं पहुंचता हूँ वहां। यहाँ दूसरा अनंतपुर बनेगा, यहाँ 1,50,000 वोट आदमी इकट्ठे होंगे, और हम संडे को हम मीटिंग कर रहे हैं अब यहाँ। अच्छा, इसी संडे हमने ये कहा है कि भाई ठीक है, रोड के लिए हम नहीं रोक रहे, लेकिन रोड के लिए काम हो गया। अब रोड के लिए भी तब करो जब पहले आप डीपीआर रिपोर्ट दिखाओ, और पीछे से शुरू करो, बीच में से शुरू करोगे। और पीर जगन्नाथ जी के मंदिर पे कौन सी मेट्रो स्टेशन आ रही है, वहां कौन सा रोड बन रहा है? पूरे टाउन में क्या दुकानें नहीं बनी हुई? पूरे शहर में दुकानें नहीं बनी? केवल नाथ संप्रदाय का जो मंदिर है वो इसके टारगेट पे है। अब बीजेपी नाथ संप्रदाय के मंदिर को भी टारगेट पे लेगी, क्योंकि इनका पिक एंड चूज करना है। मुझे नहीं मालूम ये किसके कहने से चल रहा है। नहीं, मैं इसमें आप तो खैर शहर को जानते हैं, मतलब ये पिक एंड चूज में चल रहा है ये आदमी शहर को, और मैं इसे अब बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये यही पिक एंड चूज रहेगा, तो अब हम देखते हैं कैसे करके।
क्योंकि जो प्रशासन को भी मैं कह रहा हूं कि अगर प्रशासन आगे तोड़ के दिखाए, हम देखते हैं। ये कोई तरीका थोड़ी है, मतलब आप लोगों को गला घोट देंगे। ये भी कोई बांग्लादेशी है जो आप इन्हें हटा दोगे यहाँ से? हिंदुस्तानी है। एक तरफ पीएम कहता है मैं 140 करोड़ देशवासी मेरे गुमान है, मैं इनको मकान दूंगा, दुकान दूंगा, मैं इनके चरणों का सेवक हूं। तो फंदा लगा रहा है इनके गले में। मैं वही तो कह रहा हूँ कि जो अगर हम फरीदाबाद की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो मनियारू गांव को जब यहाँ से शिफ्ट किया गया, प्रतापगढ़ उसका नाम है आज की डेट में, तो ये सारी जमीनें विधिवत बसाया गया। 90 जो भी पुराने रहने वाला है, जो अब यहाँ इंक्रोचमेंट की वजह से हमने ही इसको खराब किया है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सरकार ने खराब किया है, हमारी कच्ची लालच ने हमारे शहर को थोड़ा सा बदसूरत जरूर कर दिया। लेकिन गांव हो या शहर हो, जो पीर फकीर होते थे कोई भी अपने मकान में नहीं बसाता था। जब वहां से ये माइग्रेट होके आई, जो हमारे, मैंने कट्टर हिंदू ही कहूंगा, क्योंकि अगर ये वहां से ना आते तो वहां पे सब कुछ था, हाँ, भी तो बनना था। बिल्कुल। एक्चुअल में तो हिंदू ये हैं जो कट्टर हिंदू कहे, जब पुरुषार्थी समाज रहा जिन्होंने मेहनत करके फरीदाबाद को फरीदाबाद बनाया। तो कोई भी अपने घर में साधु को नहीं जगह देता, ना साधु गृहस्थ आश्रम में रहते, तो पार्कों में जगह दे दी गई थी, चाहे वो सतलाल जी का महाराज हो, पीर जी की जगह हो, हनुमान जो हनुमान। और वो पहले फरीदाबाद के जो ये है एमसीएफ से पहले, जो एमसीएफ से पहले कमेटी थी, उसके नक्शे में ये आज वो आप नक्शा देखेंगे 50-60-70 साल पुराना, हाँ। उसके नक्शे में बनी हुई है जगह अलॉट। हाँ, लिखी हुई है जगह, फिर मैंने पढ़े उर्दू में। इससे ज्यादा और के सबूत होगा। और 92 से पहले के स्ट्रक्चर को आप तोड़ भी नहीं सकते। 92 के स्ट्रक्चर से पहले नहीं किया जाता। तो ये तो वो तो धार्मिक बात होगी। यहाँ नाथ संप्रदाय से भी आते हैं, और शायद अगर कह रहे हैं टारगेटेड, तो शायद टारगेटेड भी हो सकता है। मैं उस राजनीतिक एंगल में नहीं बोलूंगा, लेकिन नेहरू कॉलोनी के लिए एक चिंता का विषय और भी है, जो स्पष्ट है कि वहां पे वास्तव में नशे का कारोबार बहुत ज्यादा था। तो उस पर रोक लगाओ। 12 साल हो गए, सरकार की नाकामी है। सरकार की नाकामी है, रोको। और इसके अलावा वहां पे जो इंडस्ट्री अंदर लग गई है, छोटी छोटी इंडस्ट्री तो नहीं कहूंगा, लघु उद्योग कह लो, एल्युमिनियम गलाने वाले, तो ये आरोप भी लगते रहे कि जो चोरी का माल आता था वो अक्सर उन 6-7 कंपनियों में गलता है। मैं कह रहा हूँ जो भी अनैतिक काम हो रहा है, गैर कानूनी हो रहा है, उसे रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। रोके। कितना समय चाहिए इनको? 12 साल तो हो गए। 12 साल तो अकेले ही हो गए। स्मार्ट सिटी बनाने के लिए इन्होंने 5 साल लिए थे, अब देखा कितना बना, 1% भी नहीं। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये झूठे लोग हैं, गरीब विरोधी हैं, डेवलपमेंट के नाम पे ये लूट मचा रखी इन्होंने, पिक एंड चूज करते हैं, खुद की ग्रोथ 1200 गुना होगी इनकी, इनका कोई काम नहीं है। कोई बात हो तो ये डाइवर्ट करते हैं मुद्दे को। अरे मैं कह रहा हूं कोई वहां कच्चा काम, गैर कानूनी काम हो रहा है तो रोक लो। पूरी कॉलोनी में 10,000 मकान है जी, 50,000 आदमी रह रहा है जी। ये 50,000 आदमी कहाँ जाएगा? ऐसे थोड़ी हट जाने देंगे हमसे। उसमें से मैं कहता हूं अगर 100 आदमी खराब है तो 100 आदमी ढूंढने में आपको इतनी दिक्कत है? आप 100 आदमी नहीं ढूंढ सकते? पूरे देश का तो डाटा आप निकाल रहे हैं, एक एक वोट निकाल लेते हैं यहाँ से। आप बंगाल बिहार में जाके कौन सी असली है कौन सी नकली है, चुनाव आयोग निकाल लेता है वहां बैठा हुआ। आप तो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, आप ये काम नहीं कर सकते, केवल बहकाने का काम है। तो ये मान लिया जाए कि अब जहां तक इन्होंने जमीन में तोड़फोड़ कर दी है, इसके आगे यदि वो डीपीआर नहीं दिखाते, ना अब कोई नहीं तोड़फोड़ होने दी जाएगी। हम खुद जा रहे हैं, संडे को भी पहुंच रहे हैं। संडे को हमारे बड़े नेताओं को मैंने अभी खुद रोका है जी कि भाई हम जानकारी ले लें पहले ग्राउंड की, और हम एक ठोस नीति बना लें, क्योंकि हम केवल विरोध के लिए विरोध नहीं करना चाहते, हम जनहित में बात रखें। कोई चीज़ वास्तव में डेवलपमेंट में आज जरूरी है तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था की हम मांग करते हैं, लेकिन ये नहीं, ये तानाशाही बर्दाश्त नहीं हो। और मैं अभी कह रहा हूँ कोई ना कोई दूसरी मंशा इनकी निकलेगी, उसके पीछे मैं लग रहा हूँ। मैं इनको चेता रहा हूँ कि या तो आप ठीक हो जाओ, वरना कोई बात नहीं, हम इनको उजागर करेंगे। तो ये थी नेहरू कॉलोनी की बात। और जो स्पष्ट निकल के आया है कि विजय प्रताप जी का स्पष्ट तौर पर ये कहना है कि अब अगर इन्होंने आगे पब्लिक को परेशान किया या तोड़फोड़ करी तो संडे को बड़े नेताओं के साथ 3 नंबर भाई साहब शिव मंदिर तोड़ा है। मैं वहां स्वयं गया पहले जी, मुझे मिले पंडित जी, वहां मिले। हाँ। सारी मंदिर जो ना मूर्तियां खंडित हो गई, टूट गई हैं। उन्होंने कहा था कि भाई 2 घंटे तो रुक जाओ, रात में आए हो 2-4 घंटे रुक जाओ, हम इन मूर्तियों को हटा लें। वहाँ भगवान शिव की मूर्ति, काली माँ की मूर्ति, गणेश जी की अनुमति सब खंडित कर दिए। वाटर कूलर था, वहाँ कूलर था, वो तोड़ दिए। वो तो कल तो सामान तो रोड पे एसी कूलर पंखे, पंडित जी छत पे से सामान हटा रहे थे तो पीछे नीचे पिलर में जेसीबी मार दी, एकदम से लटक गई छत। उन्होंने कूद के जान बचाई। इतना भी मौका नहीं दे रहे। क्या सोच है, इतना अहंकार, सत्ता का इतना मद।
इतना मत है। एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं भाई गरीबों की सरकार है, गरीबों का ध्यान रखेंगे, गरीबों को मकान देंगे, कहाँ दे रहे हो? कभी गांव को उजाड़ते हो, कभी कॉलोनी को उजाड़ते हो, कभी लोगों को टेरराइज करते हो। तो आपके सवाल से एक सवाल और निकल आया, अगर एक पुख्ता डीपीआर वो आपको दिखाते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे एलिवेटेड गुजरेगा, यहाँ से ये गुजरेगी, तो क्या आप इस बात पे सहमति जताएंगे कि 150 फुट और हटा दिया जाए? 150 फुट पहाड़ी में कहाँ से जाएगी सड़क? पिलर ही तो डालने, ये ऑलरेडी चौड़ी है। नहीं वैसे एलिवेटेड अगर पुल निकाल दो उसमें तो पिलर ही तो डालना है। मैं ये कहता हूँ भाई साहब, जहाँ डेवलपमेंट के लिए जरूरत होगी वहां लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था दे के आप शिफ्ट कीजिए। उसमें भी ये कंडीशन है कि उनको बसाया जाए। कहाँ जाएंगे ये बताओ मेरे को, ये गरीब कहाँ जाएंगे? और ये कहते हैं सरकार पैसा नहीं, तो इन पे तो बहुत पैसे हैं, हम यही दे दें, इनके बराबर मैं दूंगा। चलो अब तो ये तो मेरे से बहुत ऊपर चल रहे हैं, मैं इनके बराबर दूंगा। फिर गरीबों को तो मत उजाड़ो यार, आप कुछ तो मानवीय पहलू रखो। एनआईटी का नाम 3 साल बाद आप नहीं रहे सरकार में, सपोज फिर क्या होगा? सही बात है। फिर ये जनता का क्या हाल करेगी? आप कम से कम जीने लायक ऐसे तो बच जाओ, लोग आपको इज्जत की दृष्टि से देखें। हाँ ये तो रहता है कि जब आप किसी का भी आशियाना हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, दिक्कत जरूर होती है। दुखद कई बार ऐसे वीडियो भी हमने देखे हैं जो वायरल हो रहे हैं। कल हालांकि बारिश भी हो गई, सारा सामान बाहर ही पड़ा था, लोगों का परेशानी तो है, लेकिन अब इसको विराम देंगे इस साक्षात्कार को। और मैं स्पष्ट बता दूं, 2 बातें क्लियर हो गई हैं। अब कोई तोड़फोड़ नहीं होने देगी, जो कि मुख्य विपक्ष है फिलहाल हरियाणा में, उनका साफ तौर पे ही कहना है कि अब तोड़फोड़ नहीं होने देंगे। और यदि सरकार डेवलपमेंट के नाम पर जगह को एक्वायर भी करती है तो कहीं ना कहीं उनकी वैकल्पिक व्यवस्था जरूर की जाए, गरीबों को सड़कों पर न भटकाया जाए। लेकिन वही मैंने जब ये सवाल किया, आपने सुना अभी इस पर जवाब कि कुछ लोगों का किराए का कारोबार था वहाँ, कुछ लोगों ने वहां पर पानी का अवैध कारोबार बना रखा था, उन पर भी चोट पड़ी है। लेकिन इन सबको दरकिनार कर विजय प्रताप जी का कहना है कि लड़ाई गरीब और महागरीब में है, अमीर और गरीब की लड़ाई नहीं है। तो इनको वैकल्पिक व्यवस्था सरकार को करनी होगी और अब आगे तोड़फोड़ नहीं होने देंगे। इसका पूर्णतः एक स्पष्ट रणनीति लेकर आएंगे और विरोध करेंगे। तो मैं सूरज भान, आप देखे थे पिनाका टाइम्स। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।